नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स पॉइंट में। दोस्तों, मैं आपको मात्र 15-20 मिनट के अंदर है ये टॉपिक आपको रिवीज कराने वाला हूँ। आपको यहाँ पर इसकी प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, वहाँ पर आप जाकर ये सारी वीडियो आप देख सकते हो। आज का टॉपिक है वो जो रीट मेंस एसएसटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि अब तक आपने पढ़ तो बहुत लिए, लेकिन अब अंतिम समय में रिवीजन होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको मात्र 10-15 मिनट के अंदर है ये टॉपिक का रिवाइज करा दूंगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, शुरू करते हैं कि औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये जानना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से पिछली बार रीट में 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन भी बताऊंगा, आप एंड तक बने रहिए। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप नंबर दी गई है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज करिए, आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पर किसी दूसरे देश द्वारा संचालित होना, उसे ही हम औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्ध सामंती व्यवस्था किसे कहते हैं, जिसमें सरकार प्लस सामंत दोनों द्वारा शासित, उसे हम अर्ध सामंती व्यवस्था कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना। मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक लेके चलूंगा, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको कंटेंट कैसे लगेगा आप लास्ट में अपना जवाब ज़रूर दें। आगे बात करते हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था। दोस्तों, वहाँ पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक काल में 90% लोग थे, जो पिछली बार सीएट के अंदर भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और गांव आत्मनिर्भर थे, कार्य कृषि एवं दस्तकारी थे, व्यवसाय वंशानुगत था, शहर प्रशासनिक व वाणिज्यिक में बंटे हुए थे। भारत की आत्मा निवास करती हैं गाँव में, यह कथन गांधी जी ने कहा था। प्रमुख उत्पादन रेशमी व सूती वस्त्र थे, लेकिन प्रमुख निर्यात वस्तुएं नील, मसाले व अफीम के किए जाते थे। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। दोस्तों, स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार थी, इनके बारे में आपको 7 टॉपिक है, उन्हीं के आधार पर ये आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। नंबर 1, निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, कृषि क्षेत्र की स्थिति, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, विदेशी व्यापार, जनांकीय परिस्थिति, व्यवसायिक संरचना, आधारित संरचना। इन सभी टॉपिक के बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, देख लो, पिछली बार रीट के अंदर 2 क्वेश्चन बने थे, वो इसी से अंदर बने थे। एक ये बना था और ये एक बना था, मैं आपको दोनों क्वेश्चन बता दूंगा, बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, यानी औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीति का मूल उद्देश्य इंग्लैंड को कच्चे माल की आपूर्ति करना तथा इंग्लैंड को आधारित आयातित देश बनाना। इनका मूल लक्ष्य भारत से धन कमाना था। मतलब ये क्वेश्चन बना था कि औपनिवेशिक काल में ये औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल कारण क्या था। मतलब ये अंग्रेज जो भारतीय धन थे वो विदेशों के अंदर ले जा रही थी, ये इनका औपनिवेशिक काल में मूल कारण बना था। औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारत की प्रति व्यक्ति आय व राष्ट्रीय आय का आकलन का विचार नहीं किया गया था। अंग्रेजों ने इसके बारे में विचार नहीं किया गया था। सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन दादा भाई नौरोजी द्वारा निजी स्तर पर किया गया था। कब? 1867-68 में किया गया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये व राष्ट्रीय आय 320 करोड़ रुपये थी। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये क्वेश्चन भी रीट के अंदर बन चुका है। मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से बना था और एक क्वेश्चन यहाँ से बना था, ये 2 क्वेश्चन पिछली बार रीट के अंदर बन चुके हैं। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं कृषि क्षेत्र का गतिहीन विकास। मतलब कृषि के क्षेत्र में गति क्यों नहीं हो रही थी। मतलब कृषि की खराब स्थिति के निम्न कारण थे। मतलब स्थायी बंदोबस्त, मतलब जमींदारी व्यवस्था, उसी को हम जागीरदारी व्यवस्था भी कहते हैं, उसे मालगुजारी व्यवस्था भी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस बन रहा है, क्योंकि ये स्थायी बंदोबस्त के जनक कौन थे? फिलिप फ्रांसिस थे। लेकिन भारत में इसको लागू करने वाले कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। और इसको लागू कब किया था? 1793 ईस्वी के अंदर लागू किया था। कहाँ पर लागू किया गया था इसको? बंगाल, बिहार, उड़ीसा व असम में लागू किया गया था। सरकार 10/11 कंपनी को देना था और 1/11 जागीरदार सभी रखते थे। आगे बात करते हैं माल गुजारी व्यवस्था। भूमि पर अधिकार ग्राम या समुदाय महल का था। लागू हाल्ट मैकेजी ने की थी। दोस्तों, ध्यान रखना, ये स्थायी बंदोबस्त है, इसको लागू करने वाले कौन थे? मतलब फिलिप फ्रांसिस थे और भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू की थी। लेकिन महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करने वाले कौन थे? हाल्ट मैकेजी थे। ये प्रभावी कहाँ पर थी? यूपी
यूपी महल पंजाब क्षेत्र में थी। आगे बात करते हैं रेतवाड़ी व्यवस्था। ये भूमि पर अधिकार रैयत या कृषक का था। रैयत मतलब कृषक को ही रैयत कहते हैं। लागू थॉमस मुनरे ने की थी। प्रभावी क्षेत्र मद्रास, मुंबई, बंगाल, असम, कुर्ग तथा सिंध क्षेत्र थे। आगे बात करते हैं औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी। उस टाइम उद्योग क्षेत्र की स्थिति क्या थी, मतलब शिल्पकारों का पतन, कच्चे माल को भारत से ब्रिटेन निर्यात, कृषि का वैश्विक विऔद्योगिकरण, व्यवस्था का उद्देश्य दोहरा लाभ कमाना, इंग्लैंड को कच्चे माल का नियमित देश बनाना और इंग्लैंड को निर्मित माल का आयातित बनाना। मतलब ये समझो कि एक तीर से दो निशान लगा रहे थे अंग्रेज, क्योंकि यहाँ से माल या धन इंग्लैंड लेके जा रहे थे और वहाँ से अपना माल है वो वापस ला रहे थे। आगे बात करते हैं 20वीं शताब्दी में भारत में लोहे व इस्पात उद्योगों की स्थापना। भारत में ब्रिटेन की औद्योगिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों, रेलों, डाकघरों, बैंक आदि सेवाओं का विस्तार हुआ। अंग्रेजों ने रेल निर्माण में काफ़ी पूंजी निवेश की। रेलवे निर्माण 5% लाभ की गारंटी पर आधारित था। तो दोस्तों जो अंडरलाइन किया हुआ है वो तो समझो एग्जाम में छप गया। मतलब ये पूछ जाएगा कि अंग्रेजों ने रेल निर्माण में काफ़ी पूंजी निवेश की थी, उसमें कितना प्रतिशत हिस्सा था, मतलब मात्र 5% हिस्सा था। भारत में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच चली थी। लॉर्ड कर्जन के समय भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड किसके समय में भारत में रेलवे लाइन का सर्वाधिक विस्तार हुआ था, मतलब लॉर्ड कर्जन के समय में। कार्ल मार्क्स रेलवे लाइन को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा है। भारत में प्रारंभिक पूंजी रेलवे लाइन में निवेश हुई थी। रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में कर्जन के समय हुआ था। थॉमस रॉबर्टसन समिति 1901 में, मेक्के समिति 1907 में बनी थी और 1921 में एक वर्ष समिति बनी थी। दोस्तों ये मिलान वाला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। मतलब रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में, थॉमस रॉबर्टसन समिति 1901 में, मेक्के समिति 1907 के अंदर और एक वर्ष समिति है 1921 के अंदर बनी थी। दोस्तों आगे बात करते हैं एक वर्ष समिति की सिफारिश पर ही 1925 में रेल बजट को साधारण बजट से अलग किया गया था। 1925 में सर डिकिंसन की अध्यक्षता में रेलवे आयोग का गठन हुआ था। प्रथम सूती कपड़ा मिल 1818 फोर्ट ग्लेस्टर कलकत्ता में स्थापित की थी, लेकिन वो असफल रही थी। उसके बाद दूसरी सूती कपड़ा मिल 1854 में कावसजी नानाभाई बम्बई में, इसमें भारतीय पूंजी लगाई गई थी। मतलब प्रथम बार भारतीय पूंजी कौन सी मिल के अंदर लगाई गई, मतलब कावसजी नानाभाई की मिल में लगाई गई थी। भारत में प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ओकलैंड द्वारा 1855 में कलकत्ता के निकट रिसरा में स्थापित किया गया था। मतलब भारत का प्रथम जूट कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया था, मतलब कलकत्ता। और कलकत्ता के अंदर कौन सी जगह, रिसरा में स्थापित किया गया था। जूट उद्योग केंद्र बंगाल था, मतलब जूट उद्योग का मेन केंद्र था वो बंगाल ही था। 1874 में कुल्टी बंगाल में लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया। मतलब ये सारे के सारे फैक्ट हैं जो एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे। जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मैं आपको यहीं से बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बने थे। तो आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है। आपको सारे क्वेश्चन जो एसएसटी की हैं वो यहाँ पर मैं आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से बता दूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार पढ़ लोगे तो अंतिम समय में आपको याद रह जाएगा। मतलब 1874 में कुल्टी बंगाल में लोहा इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था और 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। लॉर्ड हार्डिंग ने 1916 में सर थॉमस ओलैंड की अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की थी। 1903 में चीनी मिल बिहार की स्थापना की गई थी। मतलब प्रथम चीनी मिल कौन सी थी, वो बिहार के अंदर स्थापित की गई थी। 1936 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी मतलब एसीसी की स्थापना की गई थी। भारत का कागज का सफल कारखाना 1979 में लखनऊ के अंदर स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना। आपको पूरे 20 नंबर के मतलब 20 क्वेश्चन है और 40 अंक है, वो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई छोटी बहुत दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। हम अगले वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको यहीं पर सारे रीड का मैटर है वो मिलने वाला है। आगे बात करते हैं सूती कपड़ा मिल भारतीय उद्यमियों के द्वारा स्थापित की गई थी। पटसन उद्योग की स्थापना विदेशियों के द्वारा की गई थी जो केवल बंगाल प्रांत तक ही था। आगे बात करते हैं विदेशी व्यापार के बारे में।
मतलब औपनिवेशिक काल में विदेशी व्यापार किस प्रकार था उनके बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात पर एकाधिकार जमाए रखा था। सवेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने पर भारत के व्यापार पर इंग्लैंड का एकाधिकार हो गया था। आगे बात करते हैं 1757 या 1772 ईस्वी तक का काल औपनिवेशिक लूट का काल कहा जाता है। के एम पणिकर ने बंगाल के काल को डाकू राज्य की उपमा दी। दोस्तों ये लाइन आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रही है तो आप ध्यान में रखना। मतलब डाकू राज्य की उपमा किसने दी थी, मतलब के एम पणिकर ने। और 1780 में वारेन हेस्टिंग्स के समय नमक व अफीम उत्पादन का एकाधिकार कंपनी को मिला था। आगे बात करते हैं, ये दोस्तों अंतिम 4 लाइनें वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपको एक समान ही लगेगी लेकिन दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है। जैसे 1813 ईस्वी को चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारियों एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, चाय व चीनी को छोड़कर। मतलब चाय चीनी का एकाधिकार समाप्त नहीं किया गया था 1813 के अंदर, लेकिन 1833 के अंदर चार्टर एक्ट के द्वारा चाय व चीनी के साथ सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों ये क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहे हैं क्योंकि 1813 के अंदर कंपनी के द्वारा एकाधिकार समाप्त तो कर दिया गया था लेकिन चाय व चीनी को छोड़कर किया गया था, और 1833 के अंदर मतलब 20 साल बाद के अंदर ये चाय और चीनी का भी समाप्त कर दिया गया था। आगे बात करते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने हस्तशिल्प के पतन पर कहा कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। दोस्तों इस प्रकार की हैं जो डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं, तो आप ध्यान रखना कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था कि भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। कार्ल मार्क्स यह अंग्रेज घुसपैठिया था जिसने भारतीय चरखों को तोड़ दिया था। दोस्तों कार्ल मार्क्स का ये डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं कि 1921 में इब्राहिम रहीमतुल्लाह की अध्यक्षता में एक वित्तीय कमीशन का गठन हुआ। इस रिपोर्ट ने 3 सूत्रीय फार्मूला दिया था। सरकार ने सीमेंट, शीशा और तेल शोधक उद्योगों को छोड़कर भारतीय उद्योगों का संरक्षण मिला था। लॉर्ड इरविन के समय 1929 में वेंटल आयोग का गठन हुआ था। दोस्तों ये इस प्रकार पूछ सकते हैं कि वेटन आयोग का गठन कब और किसके समय में हुआ था, मतलब लॉर्ड इरविन के समय में और 1929 के अंदर 1929 के अंदर हुआ था। भारतीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आंकलन, दोस्तों आप इस प्रकार मत कर देना कि दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन देखो ये क्वेश्चन किस प्रकार पूछ रहा है। मतलब राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक आंकलन, मतलब वैज्ञानिक आंकलन है वो वी राव ने किया था 1931-32 में। प्रति व्यक्ति आय उस टाइम 62 रुपये थी, मतलब दादा भाई नौरोजी से पहले उन्होंने भी कर दिया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी से पहले तो नहीं किया, मतलब उन्होंने वैज्ञानिक किया था। मतलब दादा भाई नौरोजी ने सिद्धि की थी मतलब राष्ट्रीय आय कितनी है, लेकिन वैज्ञानिक आंकलन वी मतलब वी से वैज्ञानिक आप इस प्रकार याद रख सकते हो, उस टाइम 62 रुपये थी। धन के निष्कासन की प्रथम चर्चा भारतीय व्यक्ति राजा राममोहन राय थे। उन्होंने 1831 के लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स की परवर में की थी। दादा भाई नौरोजी 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में सैद्धांतिक धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। नौरोजी ब्रिटेन का खून चूस रहे हैं, मतलब नौरोजी की डेफिनेशन थी कि ब्रिटेन है वो भारत का खून चूस रहा है। और एक उन्होंने ये भी डेफिनेशन दी कि धन निष्कासन अनिष्टों का अनिष्ट है। ये 2 डेफिनेशन है वो दादा भाई नौरोजी के, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं लाला लाजपत राय की रचना कौन सी थी, इंग्लैंड डेब्स टू इंडिया। और दादा भाई नौरोजी की रचना थी इंग्लैंड ड्यूटीज द इंडिया। मतलब दोनों के अंतर आपको ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी की है वो है ड्यूटीज है और जो लाला लाजपत राय की है वो डेंटन्स। मतलब दोनों में नाम मात्र का डिफरेंस है और यही छोटी छोटी गलतियां हमें एग्जाम से पीछे कर देती हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय की इंग्लैंड डेंटन्स टू इंडिया और दादा भाई नौरोजी की इंग्लैंड ड्यूटीज टू इंडिया, ये दोनों रचना है। और अन्य लेख दादा भाई नौरोजी के द वांटन्स एंड मीन्स रूल इन इंडिया 1870 और ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया 1871। दोस्तों ये चारों पुस्तकों के नाम आ सकते हैं, अपन को ध्यान रखना है। मतलब एक पुस्तक वो दादा भाई नौरोजी की नहीं है, कौन सी, वो डेंटस है। आगे बात करते हैं रमेश चंद्र की पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये रमेश चंद्र की पुस्तक है क्योंकि पिछली बार रीट के अंदर दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पूछ ली गई थी, तो इस प्रकार की पूछने का चांस बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। रमेश चंद्र का है कि धन के निष्कासन के दुष्परिणाम नादिर शाह जैसे विदेशी आक्रांताओं द्वारा की गई
लूटमार से भी घातक हैं। कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार धन निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन रहा है क्योंकि कांग्रेस ने पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की, क्योंकि दादा भाई नौरोजी उन्होंने 3 अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। वो कौन कौन से की थी वो मैं अगले इतिहास की वीडियो शॉर्ट नोट्स आएंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, उसके अंदर बता दूंगा। नौरोजी ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाले खून का एक दरिया, ये दादा भाई नौरोजी की डेफिनेशन है। दोस्तों अब ज़्यादा नहीं है, वीडियो पूरा होने वाला है, मात्र 2-3 मिनट का और बनेगा और ये आपका टॉपिक है, मतलब 2 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएगी। यहीं से क्वेश्चन बनेगा और मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने थे, तो आपको ध्यान से बस मात्र सुनना है। आगे बात करते हैं वेलबी कमीशन। वेलबी कमीशन का गठन 1895 में इन्होंने रिपोर्ट 1900 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। अध्यक्ष लॉर्ड वेलबी थे। भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी एकमात्र सदस्य थे जो वेलबी कमीशन के सदस्य भी रहे थे। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में फिजूल खर्ची और वित्तीय व्यय की जांच के लिए गठित एक आयोग था। दोस्तों आप बुक्स बहुत पढ़ते हो, गाइडों के अंदर भर भर के मैटर दिया गया है, लेकिन उतना याद नहीं होता है। यहाँ पर मैं आपको मात्र 4-5 पेज के अंदर ये टॉपिक है वो कंप्लीट करा दूंगा। ये अब मात्र 2-3 आयोग बचे और आपका टॉपिक कंप्लीट है। डेनियल थार्नर ने 1890 से 1947 तक के काल को कृषि स्थिरता काल कहा है। आगे बात करते हैं लिनलिथगो आयोग, यानी कृषि पर राजकीय आयोग था। मतलब क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ सकते हैं, मतलब लिनलिथगो आयोग क्या था? मतलब ये कृषि पर एक राजकीय आयोग था। इसका गठन 1926 में लिनलिथगो की अध्यक्षता के अंदर किया गया था। उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति सुधारने की सिफारिश करना। कंपनी के शासनकाल में पहला काल 1769 में पड़ा था, 1769 में पड़ा था, जिसमें बंगाल की 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गई थी। जिससे कंपनी ने कोई मदद नहीं की थी, जिसके परिणाम स्वरूप सन्यासी विद्रोह हुआ और जिसका वर्णन बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है। मतलब आनंद मठ किसका उपन्यास है? बंकिम चंद्र चटर्जी का। आगे बात करते हैं स्ट्रेची आयोग। इसका गठन 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में हुआ था। रिपोर्ट 1880 में सौंपी थी। उद्देश्य सरकार की अकाल एवं राहत संबंधी नीति निर्धारित करना था। एसोचैम एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन है वो सीधे फैक्ट है और ये एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं आपको अंतिम समय के अंदर बता दूंगा। तो एसोचैम का पूरा नाम है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। स्थापना 1921 के अंदर की गई थी। प्रथम भारतीय अध्यक्ष NM वांगले थे। उद्देश्य भारतीय व्यापार और उद्योग के विकास को बढ़ावा देना था। फिक्की का पूरा नाम क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज। स्थापना 1927 के अंदर की गई थी फिक्की की। दोस्तों फिक्की ने अभी जो 10 दिसंबर को जो हुआ था पार्टनरशिप, उसी के अंदर भाग भी लिया था। बॉम्बे प्लान 1944, जिसके में 8 सदस्य शामिल थे। दोस्तों ये आपका टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, हम उसको सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप, आपको PDF सेंड कर दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए आगे नेक्स्ट वीडियो के लिए।